नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सर्विसेज सेक्रेटरी के तबादले मामले का पर कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी को इस बाबत खत लिखा है। सर्विसेज सेक्रेटरी के तबादले की फाइल वापस लेने की ये अपील की गई है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सर्विसेज सेक्रेटरी को हटाने की ये फाइल भेजी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फाइल भेजी गई है। सौरभ भारद्वाज सरकार करना चाहती है कई प्रशासनिक बदलाव, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि अब प्रशासनिक बदलाव की मांग की गई है और इसी के साथ साथ प्रशासनिक बदलाव के लिए ये तबादला बेहद जरूरी माना जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि जो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ही करे। अब इसको लेकर ये जो हक है वो दिल्ली सरकार के पास रहेगा, यानी कुल मिलाकर जो मौजूदा सरकार है, केजरीवाल सरकार है, उसके पास रहेगा। अब इस बाबत आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज ने एलजी को खत लिखा। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन इस वक्त बने हुए हैं। नवीन, देखिए, पूरे एक्शन मोड में इस वक्त यूं कहें कि आम आदमी पार्टी या दिल्ली की सरकार आ रही है। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि जो ये फैसला जब आया था, इसको लेकर एक्शन में है। सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग का सचिव भी बदल दिया था और अब ये जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था, उसी दिन सर्विसेज विभाग के जो सेक्रेटरी हैं आशीष मोरे, उनको हटाने का फैसला जो सर्विसेज विभाग के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने लिया था। उसी दिन के बाद से आशीष मोरे गायब थे। लेकिन किसी सर्विसेज विभाग के सेक्रेटरी को अगर आपको हटाना है तो उसकी परमिशन अभी भी एलजी से लेनी होगी। एलजी को उस फाइल पर साइन करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर आ गया है कि दिल्ली सरकार के पास जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, लेकिन उसके लिए भी एलजी को साइन करना होगा। 2 दिन पहले ही दिल्ली के जो सर्विसेज विभाग के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने वो जो फाइल थी आशीष मोरे को हटाने की, यानी कि सर्विसेज विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनको हटाने की फाइल एलजी को भेजी थी। लेकिन 2 दिन से आज तीसरा दिन हो गया है, लेकिन एलजी की तरफ से उस फाइल को वापस नहीं भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बावजूद भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि इसमें एक पक्ष ये भी है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में बड़े प्रशासनिक फेरबदल हम करेंगे। लेकिन बड़े प्रशासनिक फेरबदल के लिए जो सर्विसेज सेक्रेटरी हैं उनका तबादला होना बेहद जरूरी है। कल की अगर हम बात करें तो कल दिल्ली सरकार ने चीफ सेक्रेटरी हैं उनको बदलने का फैसला भी किया था। लेकिन ये तमाम जो फैसले हैं, ये जो प्रशासनिक फेरबदल हैं, ये तभी हो सकते हैं जब सर्विसेज विभाग का जो सेक्रेटरी है वो बदला जाएगा। क्योंकि पहली जो फेरबदल था वो दिल्ली सरकार ने यही किया था कि सर्विसेज विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनको बदला गया था। आशीष मोरे की जगह एके सिंह, यानी कि 1989 बैच के जो आईएएस हैं एके सिंह, उनको नियुक्त करने की फाइल जो है वो उपराज्यपाल को भेजी गई थी। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक एलजी ने वो फाइल नहीं लौटाई है। इस बाबत आज सौरभ भारद्वाज ने पत्र लिखा है कि आप जल्दी से जल्दी उस फाइल को वापस करिए ताकि एके सिंह अपना पदभार संभाले और हम आगे का जो प्रशासनिक फेरबदल है उसको कर सके। अच्छा, कहीं नमित, देखिए, इस बाबत आपको नहीं लगता कि कुछ जल्दबाजी यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि ये जो पूरा विवाद था वो लगभग 8 साल से अरविंद केजरीवाल और यूं कहें एलजी के बीच चला रहा था। अब यहाँ पर जिस तरीके से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अधिकार इस वक्त दिल्ली सरकार को दे दिया, तो अब जल्दबाजी यहाँ पर बहुत की जा रही है। आपको नहीं लगता कि एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है एलजी पर, और शायद ये एलजी स्वीकार नहीं कर पा रहे हो? नमित, दरअसल इसमें 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि जिस दिन ये फैसला आया था उसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि हम बड़े प्रशासनिक फेरबदल करेंगे। क्योंकि कई ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, अफसर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, जिन्होंने कई जो जनता की फाइल को रोक कर रखा है, काम डिले करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि कई बड़े अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का चाबुक चलेगा, और उसी दिन फैसले लेने भी शुरू कर दिए थे। अब अगर हम एलजी की बात पर आते हैं, एलजी के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
केवल 3 विभाग बच गए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था और डीडीए यानी कि जमीन का मामला। इन 3 विषयों के अलावा एलजी किसी भी मुद्दे पर अपना जो फैसला है वो नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जो अधिकार और जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, उसकी फाइल अगर दिल्ली सरकार से एलजी को भेजी जाती है तो एलजी उस फाइल पर साइन करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहता है। लेकिन यह जरूर है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विवाद काफी सालों से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में चलता आ रहा है, लग नहीं रहा है कि वो अभी तक रुकेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ये वॉर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्द यहाँ पर एलजी साइन करते हैं और उस फाइल को वापस कर पाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज जी कृष्णैया की पत्नी ने ये याचिका दायर की है। जी कृष्णैया की जो है आनंद मोहन, जी हाँ, याचिका पर 8 मई को पहली सुनवाई हुई थी और इसी को लेकर आज सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आनंद मोहन जिसकी रिहाई को लेकर इस वक्त पूरी तरीके से घिर गई थी बिहार सरकार और मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर ये नजर आए थे, जो कि बाहुबली नेता है आनंद मोहन। और जब इसकी रिहाई की गई थी तब आपको याद होगा किस तरीके से एक बड़ा बदलाव, बड़ा संशोधन यहाँ पर किया गया था। और अब यहाँ पर जिसकी जी कृष्णन की बात करें, जी कृष्णन की पत्नी ने साफ तौर पर अब आरोप लगाया है कि यहाँ पर आनंद मोहन की जो रिहाई की गई है वो तरीका जो है, वो जो कानून को अपनाया गया है वो तरीका, वो गैर कह सकते हैं कि उस बदलाव को नहीं स्वीकारा जा सकता जिस बदलाव के तहत बिहार में सीएम ने उस पर साइन किए, उस पर मुहर लगाई। तो फिलहाल जी कृष्णैया की पत्नी ने ये याचिका दायर की है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मसले पर आगे क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि लगभग आनंद मोहन को लेकर बिहार सरकार की बेहद किरकिरी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कहीं ना कहीं पूरा पेच फंस रहा था कि आनंद मोहन जो कि बाहुबली है, और ये कहा जा रहा था क्योंकि वोट बैंक को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और इसी के चलते यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। यहाँ पर कानूनों में कुछ बदलाव किया गया था और इसी के चलते आनंद मोहन की रिहाई हुई थी। इस आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जी कृष्णैया की पत्नी ने स्वीकार नहीं किया था, तभी कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दायर किया जाएगा। इधर महाराष्ट्र के नासिक में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। फसलों के उचित दाम न मिलने से किसान बेहद खफा है। टमाटर के सही दाम न मिलने से बेहद नाराजगी देखी जा रही है। नाराज किसानों ने सड़क पर टमाटर फेंक दिए हैं। 1 रुपए किलो का भाव मिलने से इस वक्त किसान बेहद खफा नजर आ रहे हैं। देखिए, अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी खेप जो है वो फेंकी जा रही है। नासिक का ये पूरा मामला है, जहां पर जो किसान है बेहद खफा है। टमाटर के सही दाम नहीं मिलने से इस वक्त किसान बेहद नाराज चल रहे हैं और जो उनकी नाराजगी है सड़कों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ये कहा जाए कि ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है जब इस तरह के जो विजुअल्स है, जो ऐसे फुटेज है सामने आ रहे हो। जब भी फसलों के दाम गिरते हैं, जो कि आपने देखा होगा, इससे पहले भी पिछले साल की बात होगी तब अगस्त में भी, पिछले साल अगस्त में भी इसी तरह के जो नज़ारे थे वो सामने आए थे। टमाटर की खेप, यहाँ पर एक बड़ी खेप बरामद की गई थी, ट्रॉलियों से टमाटर को फेंका गया था। करू टमाटर 70 रुपये भाव। 70 रुपये नहीं, 30 रुपये। इधर एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। फिलीपींस से भारत लाया गया गैंगस्टर अमृतपाल सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला का करीबी है। आतंकी सुखा दुनी का भी करीबी बताया जा रहा है। तो खालिस्तानी टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ है अमृतपाल। फिलीपींस में बैठकर गैंगस्टर अमृतपाल सिंह संभालता था पूरा ऑपरेशन। भारत में गुर्गों के संपर्क में रहता था अमृतपाल। तो फिलहाल आपको बता दें, खालिस्तानी समर्थक आतंकी अर्श डल्ला और कनाडा में मौजूद आतंकी सुखा दुनी का करीबी बताया जा रहा है अमृतपाल सिंह। एयर को फिलीपींस से भारत लाया गया है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स जुड़े अमृतपाल को फिलीपींस से डिपोर्ट कर गुरुवार की देर रात भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर आते ही एनआईए ने अमृतपाल को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, खालिस्तानी समर्थक आतंकी अर्श डल्ला का सारा ऑपरेशन
फिलीपींस में बैठकर गैंगस्टर मनप्रीत और अमृतपाल सिंह हेयर ही संभाल रहा था। इधर अमृतपाल सिंह हेयर मूल रूप से पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला है, जो लंबे वक्त से फिलीपींस में मौजूद था और उसके इशारों में पंजाब में कई खूनी वारदात को अंजाम भी दिया गया था। इधर इंटरपोल और सेंट्रल एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी की मदद से भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको ये भी बता दें कि अर्श डल्ला को भी इसी साल गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया था। चलिए अब रुख करेंगे ज्ञानवापी का। ज्ञानवापी पर सुप्रीम सुनवाई आज होने वाली है। ये बहुत अहम खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, और ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। आपको याद होगा, हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश जारी कर दिया था। एएसआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था। तो हिंदू पक्ष ने पहले से सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत कैविएट याचिका दायर की हुई थी कि कार्बन डेटिंग को लेकर मस्जिद कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच चुकी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर जो कार्बन डेटिंग है उसे नहीं करवाया जाना चाहिए, और इसी के पक्ष में कहीं ना कहीं जो मस्जिद कमेटी है वो नहीं है। आज इस पूरे मसले पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। इससे पहले आपको बता दें, यहाँ पर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि कार्बन डेटिंग करवाई चाहिए। कार्बन डेटिंग के जरिए कहीं ना कहीं ये भी देखिए, हम आपको समझा रहे हैं कि कब क्या क्या हुआ था, क्योंकि ये पूरा मसला किस तरीके से तूल पकड़ा हुआ था। इस पूरे मसले को हम आपको समझा रहे हैं। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। साल 2022 परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे कराने का आदेश दिया गया था। साल 1991 ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने के अधिकार की अनुमति मांगी गई थी। साल 1996 में मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। 22 सालों तक ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई नहीं हुई थी, और इसके बाद साल 2019 ज्ञानवापी परिसर सर्वे एएसआई से कराने की मांग लगातार की गई। साल 2020 सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध लगातार किया गया। साल 2020 निचली अदालत में मामले की सुनवाई फिर से शुरू की गई थी। बाद साल 2021 की कते सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वापस संज्ञान लिया। 22 में आपको बता दें कि परिसर की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जब से वीडियोग्राफी हुई थी तब किस तरीके से यहाँ पर जो शिवलिंग है वो अस्तित्व में आया, इस पूरे मसले ने कैसे तूल पकड़ा था, और अभी भी जो ज्ञानवापी का विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया था किस तरीके से श्रृंगार गौरी की जो पूजा अर्चना है उसको यहाँ पर अनुमति मांगी गई थी, और इसी को लेकर यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि जैसे जैसे इस पूरे मामले में इस पूरी मस्जिद की वीडियोग्राफी करवाती गई, देखिए अब जरा ये भी समझिए कि जिस कार्बन डेटिंग का इनकार किया जा रहा है वो कार्बन डेटिंग आखिरकार होता क्या है। तो कार्बन एक रासायनिक तत्व है। कार्बन डेटिंग आयु की गणना करने की एक विधि होती है, यानी कि पुरानी चीजों में मौजूद कार्बन की जो मात्रा है उसको नापने की इसे विधि कहा जा सकता है, जिससे उसकी अनुमानित जो उम्र है उसका पता लगाया जा सकता है। इधर कार्बन में 3 तरह के मुख्य होते हैं, जिसमें आइसोटॉप्स है, यानी कि C12, C13, C40, और ये जो आइसोटॉप है वो एटम है, जिसमें कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो कार्बन 12 और कार्बन 13 स्टेबल होता है, जबकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि अनस्टेबल होता है। स्टेबल होने के कारण कार्बन 12 की मात्रा घटती नहीं है, जबकि कार्बन 14 की मात्रा समय के साथ घटती रहती है, यानी कि 5,500 साल में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। तो फिलहाल आप ये समझिए कि क्या क्या कार्बन डेटिंग से होता है। एक तो ट्रांसफर एप्लीकेशन जो हम लोगों ने दाखिल किया था कि सारे मुकदमे क्लब करके माननीय जिला जज महोदय स्वयं सुने इसको, क्योंकि काफ़ी लंबी बहस चली, फैसले का भी इंतज़ार हम लोगों को बड़ा लंबा करना पड़ा। अंततः फैसले की घड़ी आज आ गई है। आज फैसला आएगा। आज फैसला आएगा कि जो 7-8 मुकदमे हम लोगों ने क्लब करने के लिए कहा था, जो सेम नेचर, सेम स्टेटस, सेम स्थान, सेम आदि विशेश्वर, सब वही था, सबका कहा जाए कि उद्देश्य मोटो एक ही था, उस पर आज फैसला आना है। और बड़ा आज शुभ दिन है,
और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा। मुकदमा आज देखिए, मुस्लिम समाज हर काम में लटकाने भटकाने का काम करता रहता है और लड़ंगी लगाने का काम करता है। इसलिए हम 39 साल से संघर्ष कर रहे हैं ज्ञानवापी उद्धार के लिए। उनके रवैये को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए हम पहले से सतर्क हैं, उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमको पूरा उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, हिंदू समाज के पक्ष में आएगा, मंदिर समर्थकों के पक्ष में आएगा, सनातन धर्मियों के पक्ष में। चलिए रुख करेंगे अगली खबर का, जहां दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सिसोदिया की पूरक चार्जशीट पर फैसले को सुरक्षित रखा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडे का नाम इसमें आपको बता दें कि अमनदीप झल का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। 27 मई को कोर्ट इस बाबत फैसला सुनाएगी। तो सिसोदिया की पूरक चार्जशीट पर फैसला इस वक्त सुरक्षित रख लिया गया है। तो आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 27 मई को कोर्ट इस बाबत फैसला सुनाएगी, जिसमें बिच्ची बाबू गोरंटला है, अर्जुन पांडे का नाम शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए ये पूरा मसला टूट पता नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता जो है इस पूरे मसले पर घिरे हुए हैं। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी है बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिसमें सिसोदिया की जो पूरक चार्जशीट है उस पर फैसले को सुरक्षित रखा गया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिसमें बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडे का नाम शामिल किया गया है। तो अमनदीप झल का नाम भी इसमें शामिल है। और क्या इनकी भूमिका रही है इस बाबत 27 मई को कोर्ट फैसला सुनाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सिसोदिया की जो पूरक चार्जशीट है उसको लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो मनीष सिसोदिया किस तरीके से इस पूरे मसले पर घिरे हुए हैं आपको याद ही होगा, जब दिल्ली शराब घोटाला की इनके सामने आई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मसले को सिरे से शुरू से ही खारिज करती आई है, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन जब इसकी जांच बैठी तो कई नाम सामने आए थे, जिसमें से मनीष सिसोदिया को घेरा गया। मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में भी है। और कहा गया कि इनकी जो नीतियां थी शराब घोटाले को लेकर, कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। जो नीतियां थी वो गलत नीतियां अपनाई गई थी, इसके चलते कई नुकसान भी हुआ था। और ये इसी के चलते अब कहीं ना कहीं जो याचिका भी दायर की गई थी जमानत की, उसको भी खारिज किया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि 27 मई को जो पूरक चार्जशीट है उसको सुरक्षित रखा गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां पर शराब नीति को लेकर अली शरर हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अली, देखिए, अब ये सिसोदिया की जो पूरक चार्जशीट है उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, इस बाबत क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आप मनीष रखा गया है और ये 27 मई को इस पूरे मामले। अली, आप तक आवाज ठीक से नहीं आ पा रही और मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फिलहाल मैं दर्शकों को बता दें, ये जो शराब नीति है इसमें किस तरीके से पूरी तरीके से यूं कहे कि लगातार सरकार आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। और इसी नीति के कारण सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। और इसी को लेकर अभी भी यहाँ पर हालांकि मनीष सिसोदिया की ओर से जमानत अर्जी भी दाखिल की गई थी, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया गया। तो दिल्ली में जो नई आबकारी नीति बनाने को लेकर अब आगे जो पूरक चार्जशीट है उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा सामने आ रहा है। 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे राहुल गांधी। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की जानी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। और इसी के साथ साथ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सबसे पहले वो शिरकत करेंगे। कहा जा रहा है कि 10 दिवसीय उनका दौरा होगा। और इससे पहले भी आपको याद होगा राहुल गांधी किस तरीके से दौरा करने गए थे और तमाम चीजें सामने आई थी, किस तरीके से उन्होंने बीजेपी सरकार के लेकर अपनी बात रखी थी, मौजूदा सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर बात रखी थी, तब वो विवादों में घिरे थे। हालांकि अब चूंकि इलेक्शन से फारिग हो गए हैं, चुनाव प्रचार प्रसार से फारिग हो गए हैं और अब वापस से एक बार फिर से अमेरिका के दौरे के लिए राहुल गांधी रवाना होंगे 28 तारीख को। और कहा जा रहा है कि ये 10 दिवसीय दौरा उनका होगा। और इस बीच कई यूनिवर्सिटी में भी वो जाएंगे और स्टूडेंट से मुखातिब होंगे,
उनके विचार जानेंगे, जो कि अक्सर देखा गया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर होते हैं, चाहे वो ब्रिटेन का दौरा हो, चाहे अमेरिका का दौरा हो, हर जगह वो जाते हैं, विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं, उनके विचार जानते हैं, साझा करते हैं। तो फिलहाल जो अब दौरा है वो जो सामने आ रहा है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राहुल गांधी का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। जिस तरीके से आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव में अपनी जी जान झोंकी हुई थी राहुल गांधी ने और एक भारी बहुमत से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है। इसके बाद अब फारिग हो गए हैं राहुल गांधी और अब अमेरिका का दौरा उनका बेहद महत्वपूर्ण। 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे राहुल गांधी। 10 दिनों का दौरा कहा जा रहा है। इसमें तमाम यूनिवर्सिटीज का दौरा किया जाएगा और स्टूडेंट से मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके विचारों को साझा किया जाएगा। इससे पहले भी राहुल गांधी यूनिवर्सिटीज का दौरा कर चुके हैं और विवादों में भी कहीं ना कहीं घिर चुके हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम, कहीं मत जाइए।